बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। और अगर हम ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन की, तो हमारी लास्ट लेक्चर की डिस्कशन इस एक क्वेश्चन के अंदर थी कि व्हाई वी नीड अश्योरेंस, हमें अश्योरेंस चाहिए क्यों होती है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये हमारा लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जिसके साथ मैंने आपको कहा था कि आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को एक दफ़ा घर जाके एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा। और अगर उसका क्रक्स हम लोग कल की डिस्कशन का देखें तो वो कुछ इस तरह था कि ऑनर, मैनेजमेंट और ऑडिटर 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं या 3 डिफरेंट पार्टीज़ हैं, और इनको एक दूसरे की ज़रूरत है। रीज़न, हमने एक बात पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो है वो इनफैक्ट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के स्टेटस को एंजॉय करती है। सो ऑनर्स आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। चलाने वाले और हैं और कंपनी को ऑन करने वाले लोग और हैं। जो चला रहे हैं वो बेस्ट व्यू देना चाहते हैं, किसका? परफॉर्मेंस का। और परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू वो कैसे दे रहे हैं? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से बेस्ट व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो रहा है। अब पॉइंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद क्या, ये बात भी हो गई थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैयर करने का तरीका है। अब ये लोग बना रहे हैं, बेस्ट व्यू दे रहे हैं। इनके मुताबिक अगर कोई ऊपर नीचे होने की ज़रूरत है फाइनेंशियल्स को, तो शायद एक रिस्क रहता है कि ये लोग शायद अकाउंटिंग एंट्रीज को प्रॉपरली ना करें, शायद उनको किसी को इंटेंशनली विद होल्ड कर लें, या किसी को शायद कोई गलती हो जाए, वहाँ पे एरर भी तो हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर अगर है तो एरर भी हो होने के चांसेस भी हैं। सो मैनेजमेंट अपनी तरफ से बेस्ट व्यू प्रेजेंट करती है, क्योंकि उसको लालच है या उसके इंटेंशन में, उसके बैक एंड पे, बैक माइंड में एक चीज़ है कि यार हमें इसकी बेसिस के ऊपर, परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर नवाजा जाना है, ठीक है। ऑनर चाहते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू हो, जो हो, जैसा हकीकत है वो हमारे सामने आए। अब मैनेजमेंट की बात को ऑनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो मैनेजमेंट ने व्यू प्रेजेंट किया है क्या वो ट्रू एंड फेयर हुआ है। तो बेस्ट व्यू को ट्रू एंड फेयर व्यू कंसिडर करने के लिए वो एक पार्टी का सहारा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन का सहारा लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन आए, आके अपनी इवैल्यूएशन करे, अपने होमवर्क मुकम्मल करे। मैं भी आसान आसान लफ्ज़ बोल रहा हूँ, टेक्निकल लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो आए, अपना होमवर्क मुकम्मल करे, अपनी इवैल्यूएशन मुकम्मल करे और हमें बदले में रिपोर्ट दे दे। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी, ये बात तो आज अपने जहन में बिठा लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी तो ऑलवेज विद द मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट कर देती है टू द ऑडिटर्स के जनाब आप इवैल्यूएशन कर लें, आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें। ऑडिटर क्या करता है, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना होमवर्क करता है। होमवर्क क्या है उसका? प्रोसीजर्स। वो अपने प्रोसीजर्स लगाता है, अपनी इवैल्यूएशन करता है अपने क्राइटेरिया के ऊपर। मतलब अपना उसके एक यार्ड स्टिक होगी, एक पैमाना होगा जिसके थ्रू वो ये इसको इवैल्यूएट करेगा, और फिर इवैल्यूएट करके अपने ऑनर्स को बता रहा, अपने नहीं सॉरी कंपनी के ऑनर्स को बताएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारी मैनेजमेंट ने बनाई है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का बंदा नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो ये जो भी कहेगी वैल्यूएशन परफॉर्मेंस, एवैल्यूएशन करने के बाद परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेगी, वो ऑनर्स के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी रखती है एज कंपेयर यही बात अगर मैनेजमेंट कह रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि व्हाई वी नीड एश्योरेंस, हमें एश्योरेंस इसलिए चाहिए होती थी क्योंकि ये लोग डिफरेंट थे, ये बेस्ट व्यू देते थे, ये ट्रू एंड फेयर मांगते थे। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सन का सहारा लेते थे, ठीक है। सो हमें किसी थर्ड पार्टी की तरफ से एश्योरेंस चाहिए होती थी जो कह दे कि हाँ भाई हमने काम कर लिया है, आपकी फाइनेंशियल्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हैं। अच्छा, आज फिर इसका मतलब है आज हमारा लेक्चर जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हम सीखने जा रहे हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 होगा, वो हम ये सीखेंगे कि एश्योरेंस फिर है क्या। अच्छा, एक चीज़ पहले बताता चलूँ एश्योरेंस से पहले, आप लोगों के कहीं माइंड में ये प्रॉब्लम ना कर दे कि हमने एक स्केच डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम एंगेजमेंट सर्विसेज को डिफाइड कर रहे थे बिटवीन एश्योरेंस, एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज।
इसको मैंने इंटेंशनली होल्ड किया हुआ है। आज का लेक्चर मजीद मुकम्मल हो जाए तो फिर मजीद उस फ्लो चार्ट को मुकम्मल करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, जो हमारी प्राइम डिस्कशन होगी, दैट इज अश्योरेंस। कि अश्योरेंस क्या है। तो पहले जरा मैं एक दफा आपसे डेफिनेशन पढ़ देता हूं। An engagement, assurance engagement, is an engagement in which a petitioner aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party about the subject matter information against criteria. लो जी, काफी अजीब सी बात लग रही है, लेकिन यहीं से सारे एश्योरेंस के एलिमेंट्स भी निकालेंगे। ये जो मैंने आपको रेड आपको नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर में, ये रीजन यही है कि ये एश्योरेंस के एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है। अच्छा जी, एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है इन विच आ पेटिशनर क्या काम करता है। पेटिशनर कौन है? पेटिशनर एक्चुअली में आपका, आसानी के लिए, आपका ऑडिटर है, आपका ऑडिटर, ठीक है। तो पेटिशनर क्या कर रहा है, देखो बेटे, अब जरा एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ रहे हो ना कि एश्योरेंस क्या है, तो जरा साथ साथ हम इस चार्ट ही की हेल्प लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जरा समझ आती जाए। पेटिशनर क्या है जी? वो कहता है जी एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें ये ऑडिटर जो है, इसी को वो नाम दे रहा है पेटिशनर का, ठीक है। सो कहता है जिसमें एक पेटिशनर जो है एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, जनाब वो सबूत इकट्ठे करता है। देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है मैनेजमेंट ने, इसे इवैल्यूएट कौन करने आ रहा है? ऑडिटर, पेटिशनर। तो पेटिशनर क्या करने लगा है? एविडेंस इकट्ठा करेगा, एविडेंस। लो जी, दूसरा पॉइंट, एक तो हमने बात कर ली पेटिशनर की, दूसरा पॉइंट मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, एविडेंस इकट्ठा करेगा। अब दो बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अगर मैं आसानी के लिए बोल दूं कि सफिशिएंसी मींस द क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस एंड appropriateness means the quality of the evidence. मैंने दो वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए एविडेंस के साथ। मैंने कहा ये जो वर्ड लिखा होता है एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, तो सफिशिएंट मींस द क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस मींस द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। अच्छा, यहां पे एक बात समझ लें, ये अभी चैप्टर वैसे आगे जब हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे होंगे और इस तरह के एविडेंस के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर तो और साथ साथ ही थोड़े से और मेच्योर हो जाएंगे और प्रोसीजर्स के बारे में बात पढ़ रहे होंगे, तो हमें सफिशिएंट या अप्रोप्रिएटनेस की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन अभी आसानी के लिए समझा दूं कि व्हाट इज मेंट बाय सफिशिएंट। बेटा देखो, समटाइम्स अगर मैं कहूं एक इंडस्ट्री में, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं, सपोज रुडोल्फ पाकिस्तान जो है, रुडोल्फ पाकिस्तान की से मैं कहता हूं 100 बिलियन की सेल है। सपोज मैं एक रफ फिगर, एक आर्टिफिशियल फिगर यूज कर रहा हूं, से 100 बिलियन की उनकी सेल है। अब आप 100 बिलियन की सेल्स को वेरीफाई करना चाहते हो, एक ऑडिटर आया है, ऑडिटर आया है, सपोज मैं ऑडिटर हूं, मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ऑडिटर हूं, मैं आया हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की, जिसके अंदर मैंने इनकम स्टेटमेंट खोली तो मुझे पता लगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहला हेड लिखा हुआ था सेल्स और उसके आगे लिखा हुआ था 100 बिलियन। अब मुझे इस 100 बिलियन की सेल्स को वेरीफाई करना है, यही मेरा काम है ना, मैंने इवैल्यूएट करना है कि क्या ये सेल्स ट्रू एंड फेयर हैं। जिससे जो बात आप लोग ओवरऑल एक बात करते हो, मैं भी इस असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे नहीं आ रहा, कुछ टेक्निकल बातें नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं यूं कह देता हूं कि अगर आप एक ओवरऑल लेवल पे बात करते हो कि आप कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना, मतलब उसके हर एलिमेंट को इवैल्यूएट करना है, तो फिर आप सेल्स को भी इवैल्यूएट करोगे। तो सेल्स को जब मैं इवैल्यूएट करने जाऊंगा तो मेरे पास है 100 बिलियन की सेल्स। अब 100 बिलियन की सेल्स में से मुझे एविडेंसेस, उस सेल्स के एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो
पॉइंट ये आता है कि फिर ऑडिटर दो तरह के एविडेंस को दो तरह से देखता है। नंबर 1, कितनी इनवॉइसेस चेक करूं, ठीक है, कितनी इनवॉइसेस चेक करूं कि मैं 100 बिलियन के ऊपर से एश्योरेंस ले लूं। क्या 100% चेक करूं, क्या साल में 100 बिलियन की सेल्स के लिए जितनी इनवॉइसेस बनी, सेल इनवॉइसेस, मैं वो सारी वेरीफाई करूं, या मैं उनमें से कुछ पोर्शन वेरीफाई करूं। ठीक है, अब क्वांटिटी, कितनी इनवॉइसेस, ये क्वांटिटी ऑफ एविडेंस है कि आप कितनी इनवॉइसेस चेक करोगे कि आप अपने आप को तसल्ली दे दोगे कि हाँ यार मैंने सेल्स को वेरीफाई कर लिया है। सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये भी देखना है कि जो इनवॉइसेस आपके सामने आ रही हैं, उनकी जो एविडेंस आपके सामने आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो रिलायंस के काबिल है या रिलायंस के काबिल नहीं है। सपोज मैं कहता हूं 100 बिलियन की सेल्स में से, सपोज मैं एक एग्जांपल, जरा बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है बट फिर भी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। मैं कहता हूं कंपनी की सेल है 100 बिलियन और इस सेल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने इनवॉइसेस इशू की हैं, 1500 इनवॉइसेस उन्होंने इशू की हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये डिटेल मैं अज्यूम कर रहा हूं, फिक्टिशियस वे डिटेल्स। अगर रडोल्फ पाकिस्तान की 1500 इनवॉइसेस हैं तो मेरा पहला जजमेंट, बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, कि भाई इनमें से कितनी इनवॉइसेस चेक करूं, क्या 100% चेक करूं या 50% या 30%, कितनी परसेंट चेक करूं, मेरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मुझे एविडेंस कितने चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये जो एविडेंस मुझे यहां से मिल रहा है क्या मेरी रिलायंस के काबिल है या नहीं है। अब आप एक बार बार बात देख रहे हो, मैं यहां पे दो बातें कर रहा हूं छोटी छोटी सी, जो घुमा रहा हूं शायद, और उस बात पर आ नहीं रहा, वर्ड नहीं यूज कर रहा वो वाले, और वो एक वर्ड है सैंपल, जो हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि ऑडिटर कैसे सैंपल सिलेक्ट करता है। ऑडिटर कभी भी 100% वेरिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकता। मल्टीपल रीजंस हैं, वो इंशाल्लाह अभी रीजंस भी पढ़ेंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? टाइम नहीं है, टाइम के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड, मेजर एलिमेंट्स बता दूं, टाइम नहीं है आपके पास कि आप सारे साल की इनवॉइसेस को वेरीफाई करने बैठ जाओ, और अगर वेरीफाई करोगे फिर उतने रिसोर्सेज भी ऐड करोगे, इसका मतलब कॉस्ट भी उससे ज्यादा हो जाएगी। सो इसका मतलब होगा टाइम एंड कॉस्ट, ये दो मेजर एलिमेंट हैं जिसकी वजह से हम 100% वेरिफिकेशन नहीं करते। अब वो एक पंजाबी में एक जुमला हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि देग नहीं खा के देखनी होती कि देग तैयार है कि नहीं, वो एक दाना खा के चेक करना होता है कि देग तैयार हो गई है कि नहीं, एक लुकमा लेके चेक करना होता है। सो इनफैक्ट ऑडिटर भी कुछ ऐसे ही लुकमा लेता है चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। वो जो लुकमा है ना, उसको मैं सैंपल बोल रहा हूं, सैंपल। तो कितना सैंपल होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितना एविडेंस हमें चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए एविडेंस की, और फिर जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया क्या वो रेलेवेंट है, क्या उसकी रेलेवेंस इतनी है कि हमें रिलायंस दे देगी। बात समझ आई? सो दो चीजें आ जाती हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सो मैंने अभी ना ढके छुपे लफ्जों में कुछ कंट्रोल रखा, मैंने एक तो सैंपल के वर्ड के ऊपर कंट्रोल रखा कि भाई, तो मैंने सिर्फ समझाना चाहा है कि जो दो वर्ड लिखे हुए हैं ना एविडेंस के लिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, इनका मकसद क्या है। सफिशिएंट मींस द क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस, कितने एविडेंसेस चाहिए कि मैं रिलायंस ले लूं। बीइंग एन ऑडिटर मैं ये कह सकूं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या सेल्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और दूसरा, कितने क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एविडेंस की कि मैं उस पर रिलायंस ले सकूं। तो ये दो बातें हैं ऑडिटर के हवाले से। सो पहली हमने डिस्कशन की कि एक पिटिशनर होगा जिसका मकसद ये है, aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion। भाई इस बंदे ने ये सारा इवैल्यूएशन करने के बाद क्या करना है, बस घर चले जाना है? नहीं, इसने ऑनर्स को बताना है कि जनाब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। इसका मतलब है इसने रिपोर्ट देनी है, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर ने इस ऑनर्स को रिपोर्ट देनी है, और उस रिपोर्ट में रिटन फॉर्म में बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब है उसने अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है, अपना ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई ठीक है कि नहीं है, ट्रू एंड फेयर है कि
नहीं है, उसने अपनी रिपोर्ट देनी है और रिपोर्ट में इनफैक्ट करना क्या है, अपना ओपिनियन शेयर करना है। मेरी बात समझ आ रही है? सो उसकी ड्यूटी है कि उसने अपना ओपिनियन शेयर कर रहे होना है। नेक्स्ट, सो अभी तक हमने जो पढ़ा कि अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर क्या करता है, एविडेंस इकट्ठे करता है, सबूत इकट्ठे करता है, अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहता है, डिजाइन टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। भाई देखो, इस इवैल्यूएशन के बाद जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेगा उसका रिलायंस लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? वो क्यों ज्यादा एतमाद करेगा? वो कहेगा यार एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने इस पे अपना होमवर्क किया है, अपने प्रोसीजर्स लगाए हैं और इवैल्यूएट किया है और फिर हमें बताया कि हाँ भाई फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक है। और अगर ये कह रहा है ना, अगर केपीएमजी कह रही है, अगर पीडब्ल्यूसी कह रही है, अगर डिलॉयट कह रही है, तो ये इतनी वेल रिकग्नाइज्ड फॉर्म्स हैं या इतनी क्रेडिबल फॉर्म्स हैं कि इनका कहने का मतलब है कि इनकी तरफ से अगर ये ओके है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफेक्ट है, ओके है, हमारी रिलायंस के कारण हम इसकी बेसिस के। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को, इंटेंडेड यूजर को चाहिए क्यों, पब्लिक को चाहिए क्यों फाइनेंशियल? भाई इसी पब्लिक में से तुम्हारा इन्वेस्टर आना है जिसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसी कंपनी में से तुम्हारा, इसी पब्लिक में से तुम्हारा लेंडर आना है जिसने तुम्हें लोन देना चाहता है, इसी पब्लिक में से और भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स हैं जो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की राह देख रहे हैं, तुम्हारे शेयर होल्डर्स, कि भाई तुम कितना डिविडेंड दोगे, तुम कितना बोनस शेयर दोगे, कितने राइट शेयर दोगे, तुम हमें कुछ दोगे भी कि नहीं। सो एम्प्लॉय भी आपके ऊपर काफी हद तक इस पर डिपेंड कर रहा होता है। सो समझाने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका यूजर इस्तेमाल करता है मल्टीपल पर्पसेस के लिए। आपका इन्वेस्टर भी बैठा है, आपका लेंडर भी बैठा है, यानी कि आपका स्टेक होल्डर बैठा है जो आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहता है साल के बाद की। इसका मतलब है अगर वो आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहता है स्टेक होल्डर, तो वो भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ज्यादा रिलायंस करेगा एज कंपेयर टू कि मैनेजमेंट कह दे सर ये प्रॉफिट है, वो नहीं एतबार करेगा। लेकिन ऑडिटर कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, हमने चेक कर लिया है, सेल्स भी ठीक है, कॉस्ट भी ठीक है, एक्सपेंसेस भी ठीक रिकॉर्ड हुए हैं, यही प्रॉफिट बनता है। फिर वो कहेगा बिल्कुल ठीक है, ये रिलायंस वाली बात है, इतनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। सो इनफैक्ट अब देखो इन सब के साथ एक इंटेंडेड यूजर का वर्ड इस्तेमाल किया उसने। इंटेंडेड यूजर मतलब अगर मैं इसे कहूं कि एंड यूजर, आपका कंज्यूमर, आपकी थर्ड पार्टी या पब्लिक कह लेता हूं, आसान वर्ड। इंटेंडेड यूजर मतलब आपकी पब्लिक। सो मैं इसी डेफिनेशन के अंदर से एलिमेंट्स निकालता चला जा रहा हूं। पहला एलिमेंट प्रैक्टिशनर, दूसरा एलिमेंट उसने हमसे क्या इस्तेमाल किया, एविडेंस का, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। थर्ड इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर कौन है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है किसी भी रूप में अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है बेटा? इसी मैनेजमेंट का एक और टेक्निकल नाम होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इसी मैनेजमेंट का एक और टेक्निकल नेम होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सो उसने कहा इंटेंडेड यूजर से मुराद मेरी रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं है, ये नहीं है मैनेजमेंट आपको कि मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएट, मैनेजमेंट देखना चाहती है उस फाइनेंशियल्स को दोबारा और उनकी रिलायंस के लिए, ना 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 ना, उनकी रिलायंस नहीं, एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी की बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने तो बनाई है, उन्होंने बनाई है, इसने इवैल्यूएट किया ताकि ऑनर्स और इंटेंडेड यूजर दोनों, पब्लिक और मालिकान दोनों की तसल्ली हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफेक्ट हैं। बात समझ आई यहां तक? सो अब तक हम प्रैक्टिशनर, एविडेंस, कंक्लूजन, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी इनको डिस्कस कर चुके। सो एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है थ्री पार्टी। अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट वर्ड किया जाता है कि इंश्योरेंस एंगेजमेंट आइडेंटिफाई करनी हो कि ये इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो इसमें थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होता है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। अब थ्री पार्टी रिलेशनशिप क्या होता है जी? वो कहते हैं तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। नंबर वन आपकी मैनेजमेंट, नंबर टू आपका प्रैक्टिशनर, नंबर थ्री आपका इंटेंडेड यूजर। आपका ऑनर भी आपका इंटेंडेड यूजर ही है ना। तो कहते हैं अगर एक देखना हो कि एक
सॉरी एक एंगेजमेंट जो है ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नहीं, तो वो कहते हैं 3 पार्टीज आइडेंटिफाई कर लो, अगर ये 3 पार्टीज मौजूद हैं तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी, अगर ना हुई तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी। हाँ वो दूसरी एंगेजमेंट हो सकती है, वो कोई और एंगेजमेंट हो सकती है, वो शायद रिलेटेड सर्विस हो सकती है कोई, लेकिन वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी। मतलब कौन सी 3 पार्टीज? नंबर 1 आपका प्रैक्टिशनर, नंबर 2 आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, नंबर 3 आपका इंटेंडेड यूजर्स। सो यहीं से हमने एक और बात भी निकाल ली कि एश्योरेंस एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो 3 पार्टी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लो। अगर 3 पार्टीज की एग्जिस्टेंस है तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, अदरवाइज ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी। हाँ ये एंगेजमेंट जरूर होगी बट एश्योरेंस नहीं होगी। दूसरी बात, एविडेंस के ऊपर बात होगी हमारी डिटेल, ठीक है। नंबर 3 रिपोर्ट के ऊपर बात होगी कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट इशू करेगा। लेकिन देखो यार, जब आपसे कहा जाता है, सपोज बीइंग एन ऑडिटर, मेरे से कहा जाए मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक लाइन लिख के देनी है, सिंगल लाइन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और मुझे पता है कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि अराउंड द ग्लोब जो मेरी उस वर्ड्स के ऊपर कॉन्फिडेंस या रिलायंस रखते हैं, एतबार करेंगे, और उसकी बिना पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट, कंपनी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग, बोरिंग, व्हाटएवर। तो मुझे ये स्टेटमेंट बड़ी सोच समझ के देनी होगी, बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा मुझे ये लाइन लिखने से पहले। सो वो होमवर्क जो है वो इनफैक्ट ऑडिट है। ये होमवर्क करना ही तो मेरे इंश्योरेंस है। मैं इंश्योरेंस क्यों दूंगा? जब मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर लूंगा। इसका मतलब है मैं कुछ ऐसे काम परफॉर्म करूंगा जिससे मैं इस फाइनेंशियल्स को वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, या मैं यूं कहूंगा टेक्निकली, मैं वो कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा जिससे मैं इस फाइनेंशियल्स को वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। वो प्रोसीजर्स की गाइडेंस मुझे कहां से मिलेगी? इसका मतलब कोई ना कोई तो मेरे लिए भी बेंचमार्क है, कोई बेंचमार्क ऐसा रखा हुआ है जिस बेंचमार्क के अगेंस्ट मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा हूंगा। ऐसी यार्ड स्टिक होगी ना, जैसा हम अक्सर कहते हैं मैयर करो जी इसकी हाइट या विड्थ कितनी है, तो आप फौरन से पहले वो जो भी उनके मेजरमेंट टूल है वो निकाल लेते हो इंचेस मेजर करने के लिए। तो रीजन मेजरमेंट टूल है ना, तो ये भी तो फिर फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस मेजर करनी हो तो फिर मेरे पास भी तो कोई यार्ड स्टिक होगी, कोई मेजरमेंट टूल होगा, कोई क्राइटेरिया होगा जिसके अगेंस्ट मैं इसको वैल्यूएट करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? वो क्राइटेरिया मुझे कहां से मिलता है? मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मुझे गाइड करते हैं, आईएसएस। अब ये आईएसए से डिफरेंट है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो, जिसे अब चेंज करके आपने नाम आईएफआरएस कहते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वो अकाउंटिंग से डील करते हैं, वो अकाउंटिंग के लिए यार्ड स्टिक्स है। ऑडिट के लिए यार्ड स्टिक कौन सी इस्तेमाल हो रही है? आईएसए। यहां पे लिख लो जी, आईएसए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये वो यार्ड स्टिक है जो मुझ जैसे प्रैक्टिशनर को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, यार्ड स्टिक, मेजरिंग टूल प्रोवाइड कर रही है कि मैं इसकी रोशनी में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूं। सो मैं फिर उसकी गाइडेंस के अंदर, उसके रूल्स के मुताबिक, उसकी गाइडेंस के मुताबिक मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करूंगा, और फिर वो अगर मुझे ठीक लगी तो मैं अपनी रिपोर्ट में लफ्ज लिख दूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो वो आगे वाली बात पढ़ने लगा हूं। कहता है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट क्राइटेरिया। व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन? बेटा आसान लफ्जों में, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है ये कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है ताकि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है,
किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, अगेंस्ट क्राइटेरिया, कि जनाब वो अपना कंक्लूजन जब एक्सप्रेस करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है अगेंस्ट अ क्राइटेरिया. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इज एक्चुअली द क्राइटेरिया, द बेंचमार्क, द मेजरिंग टूल, जिसके अगेंस्ट वो अपने प्रोसीजर, जिसकी गाइडेंस में वो अपने प्रोसीजर लगाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है. अब यहां पे सब्जेक्ट मैटर के हवाले से मैं छोटी सी एक और बात कर लूं थोड़ी सी. अब आपको चूंकि मैंने आहिस्ता आहिस्ता एनलाइटन करना है कि हम लोग कर क्या रहे होते हैं, एश्योरेंस की एंगेजमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, तो हमने उस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है साथ साथ. सब्जेक्ट मैटर मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बेटा मैंने कल भी शायद एक बात की थी और मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं और अदर देन हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं और अदर देन हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं. हिस्टोरिकल से क्या मुराद है? मैंने कल समझाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम, जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइम फ्रेज गुजर चुका है, आप उसके बाद ऑडिट करने आए हो. जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2021 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है 30 जून 2022 तक, तो इस साल की फाइनेंशियल मुकम्मल होने के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. जुलाई 2022 में ऑडिटर आया है ऑडिट करने के लिए, तो इनफैक्ट वो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो गुजर चुकी, जो पास्ट हो चुकी, यानी वो तमाम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी, वो उनको वेरीफाई करने आया है, वो उनको इवैल्यूएट करने आया है उस सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को अगेंस्ट द क्राइटेरिया, ताकि वो अपनी रिपोर्ट दे सके. ठीक है, लेकिन मैंने इसके साथ ही समझाया था कि अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर से वेरीफाई कराई जा सकती है. बैंक से आज लोन लेने गए हो आपने बैंक को जाके कहा जनाब हमें लोन चाहिए, ले जी मैं सिचुएशन थोड़ी चेंज कर रहा हूं. हिस्टोरिकल समझ आ गया ना. अब अदर देन हिस्टोरिकल, आप बैंक के पास गए हो और बैंक को जाके कहा है, सॉरी मैं ये ब्रेक कर रहा हूं यहां से जी, बैंक को जाके आपने कहा है कि जनाब मुझे लोन चाहिए. बैंक ने देखा आज डेट क्या है, उन्होंने कहा जी अगस्त से अगस्त 2022. उसने कहा आप ऐसा करें, मुझे अपने अगले साल की प्रोजेक्शंस तो जरा बना के दें. क्या आप अगले आप मुझसे लोन ले रहे हैं 3 सालों के लिए, आप मेरा लोन वापस कैसे करेंगे? आपके पास क्या इतने पैसे होंगे अगले सालों में कि आप मेरा लोन दे सकें? तो जरा मुझे अपनी फाइनेंशियल तो जरा बना के दें. अब क्या फाइनेंशियल पिछली फाइनेंशियल चाहिए? नहीं, अगली 2022 में खड़े होके आप प्रोजेक्ट करोगे. वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रोजेक्ट करोगे. किसको? 2023 को. प्रोजेक्ट करोगे 2024 को, और अगर 3 सालों की है तो से 2025 को. अब इन 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करोगे, एस्टिमेट करोगे, अंदाजा लगाओगे. अंदाजे के लिए assumptions यूज करोगे, कुछ मफरूजे बनाओगे, कुछ फर्ज करोगे कुछ चीजें कि सेल इतनी बढ़ेगी, एक्सपेंस इतने बढ़ेंगे, एसेट इतने बढ़ जाएंगे. से मैं कहता हूं सेल विल बी इंक्रीज बाय से 5%, एक्सपेंसेस विल डिक्रीज बाय 2%, ब्ला ब्ला ब्ला. मल्टीपल अजम्पशंस लोगे और उन अजम्पशंस की बिना पर इन फाइनेंशियल्स को तैयार करोगे. जब आप ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लोगे तो बात वही आ गई ना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने तैयार की, इंटेंडेड यूजर तो नहीं मानेगा, रिलायंस नहीं करे. इंटेंडेड यूजर कौन है यहां पे? बैंक. बैंक तो नहीं रिलाय करेगा. बैंक क्या कहेगा? जाओ जरा ऑडिटर के पास जाओ और उसे कहो कि ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब मैं इसका वर्ड प्रॉपर लिखने लगा हूं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएसए की रोशनी में, क्राइटेरिया की रोशनी में जरा प्लीज वेरीफाई कर दो. यानी कि इस सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को जो कि हिस्टोरिकल नहीं है, अदर देन हिस्टोरिकल है, उसको प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगेंस्ट द क्राइटेरिया वेरीफाई करके रिपोर्ट दे दो अपनी. बात समझ आई? तो इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल भी हो सकता है,
अदर देन हिस्टोरिकल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है आप जब ऑडिटर से जाके कहते हो मुझे एश्योरेंस चाहिए, तो एश्योरेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हो सकती है और नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हो सकती है। यानी ऑडिटर को हायर किया जा सकता है, प्रैक्टिशनर को हायर किया जा सकता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी। यानी आसान लफ्जों में कहूं तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी। सो ये है जी एश्योरेंस। तो कहलाती वो एश्योरेंस ही है, कहलाती वो अश्योरेंस ही है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन हमें सपोर्ट कर रही है। डेफिनेशन, अब मैं कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ रहा हूं कि एंगेजमेंट जिसमें एक पिटिशनर एम करता है कि एविडेंस इकट्ठे करे, क्या कि वो अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करे ताकि इंटेंडेड यूजर की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, लेकिन इंटेंडेड यूजर रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं है, वो अलहदा से है, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, उस सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन के बारे में, और इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन के लिए वो क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेगा। और क्राइटेरिया क्या है? आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो अगर हम कहें तो हमने इसी में से फिर इनफैक्ट इन अश्योरेंस के एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए। ये एलिमेंट्स लिख दिया: प्रैक्टिशनर, एविडेंस, कंक्लूजन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन एंड क्राइटेरिया। सो ये था कि एश्योरेंस का मतलब क्या है। सो डेफिनेशन नहीं हमें तमाम एलिमेंट्स सिखाए कि ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो तो आप कहेंगे ये एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, जिसमें एक प्रैक्टिशनर जो है एविडेंस इकट्ठे कर रहा है ताकि वो अपनी रिपोर्ट दे सके, अपना कंक्लूजन दे सके अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द क्राइटेरिया। सो ये था जी अश्योरेंस के बारे में। अब जरा मैं मूव करके, अगर आपको एश्योरेंस समझ आ गई है तो इसका मतलब हमने एक बात और यहां पे कंक्लूड कर ली कि एश्योरेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है और एश्योरेंस नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है। लो जी, अब जरा थोड़ा सा चार्ट और समझ आ जाएगा। कल एक और लोग आए थे, क्लाइंट हमारे पास ऑडिटिंग के लिए, और हम बड़े खुश हो गए थे कि हम ऑडिट आया है। जबकि मैंने कल समझाया कि सबसे पहले उसे ये पूछो कि वो सर्विसेज क्या लेना चाहता है, क्या वो आपसे वाकई ही एश्योरेंस की सर्विसेज लेना भी चाहता है कि नहीं लेना चाहता, तो ये तो पहले पूछो। तो फिर हमने ये डिसाइड किया था कि अच्छा भाई आप हमें एंगेज क्यों करना चाहते हो। तो उसने कहा, वो उसने फिर क्लैरिफाई किया, क्लाइंट क्लैरिफाई करेगा यूजुअली आपको कि उसे एश्योरेंस एंगेजमेंट चाहिए या अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट चाहिए। अब जरा गौर करो, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, assurance engagement other than historical financial information। तो ये क्या आज क्लियर नहीं होगी बात? सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन जब हमारी हिस्टोरिकल या अदर देन हिस्टोरिकल हो सकती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ हमारी एश्योरेंस भी तो फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, या क्लाइंट हमें नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी तो एंगेज कर सकता है। हम उसे ना थोड़ी करेंगे, आते पैसों को कौन ना करता है, हम ये काम भी कर देंगे, हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर देंगे, हम अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई कर देंगे। आप बताइए आपको सर्विस किस किस्म की चाहिए। तो फिर इस तरह एश्योरेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया मैंने इंश्योरेंस को। एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर हिस्टोरिकल, ये मैंने नहीं किया जनाब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने ऑलरेडी किया हुआ है। एश्योरेंस एंगेजमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। एश्योरेंस में फिर अब इसके बाद मजीद अगर मैं एक चीज कहूं कि आगे ऑडिट और रिव्यू मजीद एंगेजमेंट को डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मैं इसको यहां पे होल्ड कर लूंगा कि वंस अगेन ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ये वाले राज भी खुलते चले जाएंगे और ये सारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ओवरऑल पिक्चर है, एक वो जिसे हम कहते हैं ना एक ओवरव्यू है। इसको आज ही सारा नहीं समझाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके पीसेस समझाता चला जाऊंगा और ये पूरा फ्लो चार्ट मुकम्मल हो जाएगा जो हमने शुरू किया हुआ है। तब तक के लिए जो आज की डिस्कशन है, आज की डिस्कशन में सिर्फ ऐसा ही हमने समझा कि व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय एश्योरेंस। तो आपने एक काम ये करना है कि वंस अगेन जैसा मैंने कहा, हम लोग आसिफ साहब की बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आसिफ साहब की बुक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल 1 मुकम्मल किया था, आज आप 2 मुकम्मल करेंगे। और इसमें देखिए को आपको कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, अभी इसको डाइजेस्ट कीजिए, फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।